ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न आया है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमने करवाया है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में nth मिनिमम जो बनता है उसकी पोजीशन इज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और ये जो a है ये है स्लिट की विड्थ और ये जो थीटा है ये है स्क्रीन के ऊपर nth मिनिमम की एंगुलर पोजीशन। आई रिपीट, ये जो a है ये स्लिट की विड्थ है और ये जो थीटा है ये स्क्रीन के ऊपर nth मिनिमम की एंगुलर पोजीशन है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड n एक इंटीजर है और n की जो वैल्यूज आप अलाउड हैं वो है +-1 +-2 +-3। n जीरो आप नहीं ले सकते क्योंकि n को अगर जीरो डालोगे तो साइन थीटा जीरो होगा और साइन थीटा जीरो है यानी थीटा जीरो है और थीटा जीरो बिल्कुल ये स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है और यहां पर मिनिमम नहीं है बल्कि यहां पर सेंट्रल मैक्सिमम आता है। तो यू कैन नॉट टेक एन जीरो इन दिस एक्सप्रेशन। तो n इक्वल टू जीरो करेस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमम। इतनी बात मैंने आपको पिछले सेशन में सिखा दी थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली असल जिंदगी में लेबोरेटरी के अंदर जाके जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो थीटा एंगल है ये थीटा एंगल बहुत छोटा होता है। तो अगर हम एंगुलर पोजीशन लेते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम ऑन स्क्रीन इज according to expression given by the expression, तो एंगुलर पोजीशन जब आपको nth मिनिमम की देखनी है तो उसका एक्सप्रेशन यहीं से निकाल रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a, ये एंगुलर पोजीशन है। और प्रैक्टिकली जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो थीटा एंगल है ये एंगल बहुत छोटा रहता है और आप सभी जानते हो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है तो आई हैव टू डिलीट दिस। तो आप लोग ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा है इसको नोट करिए, फिर इसके आगे की चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसको समझ के नोट करिए। जल्दी से ये वाला स्टेटमेंट नोट कर लो। ऑलराइट, इसको नोट करने के बाद आपको आगे लिखना है ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये nth मिनिमम की एंगुलर पोजीशन का एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। तो एज एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल therefore sin theta is approximately theta। तो ये जो sin theta इस एक्सप्रेशन में है इसको हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। सो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम ऑन स्क्रीन इज, तो एंगुलर पोजीशन nth मिनिमम की साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दिया n लैम्डा बाई a, ये है nth मिनिमम की एंगुलर पोजीशन का एक्सप्रेशन। याद रखोगे तो अच्छा होगा। याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके सिलेबस में डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं इस एक्सप्रेशन के पीछे जो डेरिवेशन है उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। वी जस्ट हैव टू कीप दिस एक्सप्रेशन फॉर अस and we have to directly use this expression.
बस यहां पे पिछले सेशन में मैंने ऐसे बताया था, याद रखने कैसे याद रख सकते हो कि ये जो स्लिट है, इस स्लिट के ऊपर वाली बाउंड्री और नीचे वाले किनारे से जो लाइट रेज स्क्रीन पे पहुंच रही हैं, आई रिपीट, ये जो हमारी स्लिट है, इस स्लिट के ऊपर वाले एंड और नीचे वाले एंड से निकलकर जो लाइट रेज स्क्रीन पे जाती है, मतलब ये जो बाउंड्री वाली रेज है, इन बाउंड्री वाली रेज का जो पाथ डिफरेंस है वो है a sin थीटा। और याद रखने का तरीका ये था कि बाउंड्री वाली रेज का जितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, अगर वो n लैम्डा है तो ये nth मिनिमा की पोजीशन है। इस तरह से आप इसको रफली याद रख सकते हो, लेकिन इसके पीछे जो रियल डेरिवेशन है वो हमें डिस्कस नहीं करना है एट दिस लेवल। और रियल लाइफ में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम ऑन स्क्रीन इज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो नोट कर लीजिए एंगुलर पोजीशन का एक्सप्रेशन और इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, जल्दी करिए। अब ये तो हो गया एंगुलर पोजीशन। अगर आपसे पूछा जाए लीनियर पोजीशन, लीनियर का मतलब स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, nth मिनिमम वाला, तो ये जो nth मिनिमम वाला पॉइंट है, इसकी सेंटर से जो दूरी है, अगर वो डिस्टेंस आप लेना चाहते हो, अभी तो आपने एंगल के टर्म्स में बताया है, एंगल के टर्म्स में nth मिनिमम की लोकेशन बताया है आपने, लेकिन अगर आप सेंटर से लेकर nth मिनिमम वाली पोजीशन की दूरी बताना चाहते हो, सेंटर से nth मिनिमम के बीच में दूरी का मतलब हो गया लीनियर पोजीशन, अगर आप बताना चाहते हो तो वो कैसे बताई जाएगी, वो भी बहुत आसान है, देख लो। तो देखिए लीनियर पोजीशन को कैसे निकालेंगे, स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे लिए ओरिजिन की तरह है, और जो nth मिनिमम वाला पॉइंट है उसकी ओरिजिन से दूरी जो है, इसे मैं y सिंबल दे रहा हूं। nth मिनिमम वाले पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसको मैं y सिंबल दे रहा हूं। तो ये जो y है बेसिकली ये nth मिनिमम का y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस हो गई, जो स्क्रीन मैंने ड्रॉ की है वो y एक्सिस दिख रही है हमें। तो ये जो मैंने डिस्टेंस बताई है y, ओरिजिन से यानी स्क्रीन के सेंटर से p पॉइंट की जो दूरी है, इट इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ द nth मिनिमम ऑन द स्क्रीन। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, जहां पे ये थीटा एंगल आपको नजर आ रहा है, तो ये डॉटेड वाली लाइन, ये सेंट्रल डॉटेड लाइन और ये y, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो जैसा कि कहा है अभी हमने कि ये जो थीटा एंगल है दिस इज वेरी स्मॉल, तो अगेन एज एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, एंगल थीटा बहुत छोटा है, सो वी हैव थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। ये तो सारे लोग जानते हैं, जब छोटा एंगल है तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है और थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा होता है। तो अब ये डॉटेड वाले ट्रायंगल में जाते हैं और tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा इज y बाय d। तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, यहां पे हम थीटा को रिप्लेस करके y बाय d लिखेंगे और यहां से y निकाल लेंगे, ठीक है। सो एंगुलर पोजीशन of nth minimum on screen is, तो ये जो एंगुलर पोजीशन वाला एक्सप्रेशन है
इसी एक्सप्रेशन में मैं थीटा को रिप्लेस करके y बाई डी देता हूं। इसकी जगह मैं वर्ड लिख रहा हूं बिकम्स। तो एंगुलर पोजीशन वाला जो एक्सप्रेशन है दैट एक्सप्रेशन विल बिकम, तो थीटा को हटा के y बाई डी रिप्लेस कर देते हैं। y बाई डी इज n लैम्डा बाई ए। और यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर में कैपिटल D है वो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और y की वैल्यू यानी कि लीनियर पोजीशन कहेंगे उसे। तो स्क्रीन पर जो nth मिनिमम है उसकी लीनियर पोजीशन का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसे इरेज करना है। तो अगर किसी ने नोट ना किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ। तो y की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं हेंस लीनियर पोजीशन, और लीनियर पोजीशन का मतलब है y कोऑर्डिनेट ऑफ nth minimum on screen is, तो nth minimum का y कोऑर्डिनेट it is n d lambda by a, that's what it is। और इसको याद रखना बहुत आसान है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही एक्सप्रेशन nth मैक्सिमम के लिए था, और यहां पे ये nth मिनिमम है। और इतना तो बताने की जरूरत नहीं है कि nth मिनिमम का मतलब है nth डार्क फ्रिंज। तो स्क्रीन पर जो nth डार्क फ्रिंज बन रही है उस nth डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन है लीनियर पोजीशन, उसका ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को और बेहतर आप ऐसा लिख सकते हो, y का मतलब हुआ पोजीशन, लीनियर पोजीशन, nth डार्क, याद रखने में ज्यादा आसान होगा, nth डार्क की लीनियर पोजीशन का एक्सप्रेशन n d लैम्डा बाई ए। तो ये जो नीचे वाला मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये सेम ही चीज है, बस मैंने यहां पे y के साथ सबस्क्रिप्ट में n और सुपरस्क्रिप्ट में d दिया है, जिससे याद रहे कि ये nth डार्क की पोजीशन का एक्सप्रेशन है ये। और यही एक्सप्रेशन सेम ये YDSC में nth मैक्सिमा के लिए हमने लिखा था। तो इट इज द वेरी सेम एक्सप्रेशन। YDSC में अगर इनिशियली सेम फेज है, दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स का इनिशियली अगर सेम फेज है, तो स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न आता है उसमें nth मैक्सिमम की पोजीशन का ये एक्सप्रेशन होता है। तो दैट मेक्स इट इजी टू रिमेंबर। आपके लिए याद रखना आसान है कि YDSC में जो nth मैक्सिमम का रिजल्ट था वही डिफ्रैक्शन पैटर्न में nth मिनिमम की पोजीशन के लिए रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। तो दैट मेक्स इट इजी टू रिमेंबर। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। और यहां पे मैं दोबारा मेंशन कर दे रहा हूं कि n आप 0 नहीं ले सकते, n की वैल्यू आप +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन लीजिए, पर 0 नहीं ले सकते। n = 0 विल करस्पॉन्ड टू सेंट्रल मैक्सिमम। corresponds to central maximum। नोट कर लीजिए इसको। ओके, ये तो हो गया मिनिमम की पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन। ज्यादातर आपको एंगुलर पोजीशन के बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है
लीनियर पोजीशन के लिए मैंने लिखा है। इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा, ज्यादातर तो एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में ही हम स्टडी करेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी देंगे एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में। लेकिन अगर कभी लीनियर पोजीशन के बारे में पूछा जाए तो बड़ा सिंपल है, एंगल बहुत छोटा है तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, और tan थीटा को y by d लिखोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द एक्सप्रेशन। आई जस्ट टॉट यू दैट। ओके, अच्छा, अब यहां पे दो बातें और आपको सीखनी है। पहली चीज तो ये है कि मिनिमम की पोजीशन का एक्सप्रेशन आपके सामने है। व्हाट अबाउट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम? अगर मैं कहूं तीसरा मैक्सिमम की पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन क्या होगी, लीनियर पोजीशन क्या होगी? तीसरा मैक्सिमम, चौथा मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि ये बीच वाला तो रिजर्व है, ये तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है, इसकी पोजीशन आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो 0 ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, तो इसके बारे में सवाल नहीं होगा। पोजीशन पूछी जाएगी तो इस तरह सवाल आएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की पोजीशन बताइए। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ये है, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमम यहां है, तो साफ साफ लिखा होगा कि सेकेंडरी मैक्सिमम कौन से ऑर्डर का, कौन से नंबर का, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन नहीं पूछी जाएगी क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन यहां पे डेफिनेटली ओरिजिन ही है। तो बच्चों, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम? तो उसके लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि मैक्सिमम की पोजीशन बताना बिल्कुल आसान है। मैक्सिमम मतलब सेकेंडरी मैक्सिमम की पोजीशन बताना बिल्कुल आसान है। दो जो लगातार मिनिमम आएंगे, दो लगातार मिनिमम के बिल्कुल बीचों बीच बनेगा मैक्सिमम। तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट लेना है, मिडिल पॉइंट यानी एवरेज ले लेना है, ठीक है। तो ये पहला मिनिमम दूसरे मिनिमम के बिल्कुल बीचों बीच है, पहला सेकेंडरी मैक्सिमम। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। आई रिपीट, पहला मिनिमम दूसरा मिनिमम, दोनों मिनिमम के बिल्कुल बीचों बीच आता है पहला सेकेंडरी मैक्सिमम। इसी तरह दूसरा वाला सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंड मिनिमम और थर्ड मिनिमम के बीच में रहेगा। वो डिफ्रैक्शन पैटर्न आप ड्रॉ करिए, आपको दिख जाएगा कि ये कौन कौन से मिनिमम के बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच है। तो एग्जैक्टली इन बिटवीन टू मिनिमा यू गेट द मैक्सिमम, एग्जैक्टली इन बिटवीन। तो आपको मिनिमा की पोजीशन अगर पता है तो बस इनके बीच वाला पॉइंट आप ले लीजिए, वही मैक्सिमा की पोजीशन है, ठीक है। तो मैक्सिमा की पोजीशन के लिए अलग से फॉर्मूला मैं लिखूं उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि दो मिनिमम के बीचों बीच वाला पॉइंट आप खुद निकाल सकते हो। वैसे ज्यादातर जब डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने होगा उसमें मिनिमम पर सवाल पूछा जाए कि चांस ज्यादा है, मैक्सिमम के बारे में सवाल पूछा जाने का चांस कम है, ठीक है। तो बस एक सेंटेंस में यहां पे लिखूंगा कि जो मैक्सिमा है उनकी पोजीशन मिनिमम के बीच में रहती है, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा are in between two minima। तो दो मिनिमा के बिल्कुल बीचों बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा रहते हैं। तो आपको जो भी सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए उसकी पोजीशन चाहिए। जैसे अगर दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमम की पोजीशन पूछी गई तो दूसरे मिनिमम और तीसरे मिनिमम के बीचों बीच है ये, तो आप दूसरे मिनिमम की पोजीशन इस फॉर्मूले से पकड़िए, तीसरे मिनिमम की पोजीशन पकड़िए और उनका मिडिल पॉइंट जो है वही दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमम की लोकेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। मैक्सिमम की बात यहां से खत्म हो गई। अब मैक्सिमम के लिए कोई एक्सप्रेशन मैं नहीं बना रहा हूं, मिनिमम की पोजीशन बता दी है, मिनिमम के बीच में मैक्सिमम है, ठीक। दूसरी चीज आपको यहां पे ये समझनी है
कि मैंने आपको बताया था कि जब रियल लाइफ में हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ये जो स्लिट है उस स्लिट के सामने हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है तो यहां पे कैपिटल डी की जगह लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप तो स्क्रीन को लेंस के फोकल प्लेन में बैठाओगे। तो सिर्फ इतना चेंज होगा कि अगर आपने एक लेंस लगा के एक्सपेरिमेंट किया है तो यहां पे कैपिटल डी की जगह एफ लिखना पड़ेगा। तो यही चीज अब मैं लिखने जा रहा हूं। तो अगर लेंस लेकर चल रहे हैं तो वो बात मैं लिख रहा हूं, इफ अ कन्वर्जिंग लेंस, अगर हम एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल एफ, एक कन्वर्जिंग लेंस हम ले रहे हैं और हमने जो लेंस लिया है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ है, इज प्लेस्ड in front of slit, स्लिट के सामने हमने एक कन्वर्जिंग लेंस अगर लगाया हुआ है एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फोकल प्लेन ऑफ द लेंस, ये जो स्क्रीन है अगर ये लेंस के फोकल प्लेन में है, रखनी ही पड़ेगी। अगर आपने कन्वर्जिंग लेंस लगाया है तो स्क्रीन को लेंस के फोकल प्लेन में रखना ही पड़ेगा। तो देन लीनियर पोजीशन यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ nth मिनिमम यानी nth डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन इज, केवल ये चेंज होगा कि ये कैपिटल डी की जगह एफ आ जाएगा और यहां भी n को 0 लेना मना है। n की वैल्यू 1 2 3 n इक्वल टू 0 विल करस्पॉन्ड टू सेंट्रल मैक्सिमम। तो अगर आप एक लेंस लेकर एक्सपेरिमेंट को करते हो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट बनाते हो, लेंस स्लिट के बिल्कुल सामने रख दिया आपने, तो लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज को फोकल प्लेन में कन्वर्ज करवाएगा और जब लेंस से स्लिट से निकलने वाली पैरेलल रेज फोकल प्लेन में जाके कन्वर्ज होती हैं, तो कन्वर्ज होने के बाद जो nth डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी लोकेशन में बस कैपिटल डी की जगह एफ रखोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है। एंड अगेन सेकेंडरी जो मैक्सिमम है सारे मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रहते हैं, तो आपको ये मैक्सिमम वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत दोबारा से नहीं है, इसे आप नहीं भी लिखोगे तो इट विल डू। नोट कर लीजिए ये लेंस वाले एक्सप्रेशंस को, नोट इट डाउन। ऑलराइट, ये बताने की जरूरत नहीं है कि लेंस रखा हो चाहे ना रखा हो, एंगुलर पोजीशन का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, केवल ये लीनियर पोजीशन यानी ये जो y कोऑर्डिनेट है इसी में फर्क पड़ेगा और फर्क ये है कि कैपिटल डी की जगह लेंस की फोकल लेंथ आ गई, लेकिन एंगुलर पोजीशन वाले एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंस आपने रखा हो चाहे ना रखा हो। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। एक और फाइनल बात, ये जो एक्सप्रेशंस जो रिजल्ट्स मैंने आपको दिए हैं इनसे रिलेटेड एक आखिरी बात, अभी तक जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ये समझाया है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये एक स्लिट से पास होने वाली लाइट रेस के साथ किया गया है। तो एक स्लिट है हमारे पास, अगर स्लिट की बजाय एक पिन होल होता, पिन होल मतलब स्लिट कैसे बनती है, पेपर लीजिए और ब्लेड से काटिए, तो जब आप ब्लेड से काटोगे तो यू विल गेट अ स्लिट, लेकिन पिन होल पेपर लेकर उसमें नीडल से एक छेद बना दीजिए, उसमें एक नीडल पास कर लीजिए, तो जब नीडल से पंच करोगे तो यू विल गेट अ पिन होल। तो अगर यहां पे स्लिट की बजाय पिन होल होता, अगर एक छोटा सा होल होता, तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है
इस एक्सप्रेशन में 1.22 और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो nth डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी जो लीनियर पोजीशन है वो 1.22 टाइम्स ऑफ दिस हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि एंगुलर पोजीशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें भी 1.22 मल्टीप्लाई रहेगा। यानी कुल मिला के मामला ये है कि अगर स्लिट है तो ये एक्सप्रेशन यूज करना है, और अगर स्लिट की बजाय एक होल है, पिन होल, तो यहां पे 1.22 और मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन को लेना है। ठीक है। अगर आपने स्लिट बनाया, ब्लेड से काटा है पेपर पे, तो स्लिट अगर आपने बनाया है तो स्क्रीन पर ये जो मैक्सिमा और मिनिमा आ रहे हैं इनका शेप होगा स्ट्रेट लाइन। अगर आपने स्लिट बनाया है तो ये जो मैक्सिमा है ये स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा, ये जो मिनिमा है ये स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। मतलब जो फ्रिंजेस होंगी वो स्ट्रेट लाइन शेप में होंगी अगर आपने स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया। लेकिन अगर आपने होल बनाया है तो फिर स्क्रीन पर सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी। तो जैसे ये जो मिनिमा है ये पूरी स्क्रीन पे सर्कल की तरह होगा, तो जिसे हम कह रहे थे फर्स्ट मिनिमा, उसे हम कह सकते हैं, अगर होल बनाएंगे तब कह सकते हैं फर्स्ट डार्क रिंग। क्योंकि अगर होल है तो स्क्रीन पर जो मिनिमा और मैक्सिमा है वो रिंग शेप में यानी सर्कुलर शेप में नजर आएंगे। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा है इसे हम फर्स्ट डार्क रिंग नाम दे सकते हैं। सेकंड मिनिमा तो सेकंड डार्क रिंग कह सकते हैं, सर्कुलर शेप है इसलिए रिंग भी कह सकते हैं। तो अगर यहां पे स्लिट है तब तो ये एक्सप्रेशन है। अगर स्लिट की जगह एक पिन होल आ जाए तो पिन होल के केस में दो चेंजेस होंगे। पहला चेंज तो ये होगा कि जब हम पिन होल पकड़ेंगे तो एक्सप्रेशन में 1.22 मल्टीप्लाई होगा। दूसरा ये होगा चेंज कि जो स्क्रीन पर आपको फ्रिंजेस नजर आएंगी वो सर्कुलर शेप में होंगी, रिंग शेप में होंगी। ठीक है। तो रिंग शेप में है तो आप फ्रिंज कहने की बजाय उसे डार्क रिंग या ब्राइट रिंग भी बुला सकते हो। एंड ये जो वाई है इसे हम रिंग का रेडियस भी कह सकते हैं। तो अगर पिन होल है तो इस वाई को हम रेडियस ऑफ द रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस ही है उस रिंग का। आप डायग्राम देखिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा इमेजिन करो तो आपको नजर आएगा कि, फिर से बता रहा हूं, अगर ये स्लिट होती, स्लिट है, ये जो ओपनिंग है अगर इट इज अ स्लिट, तो स्क्रीन पर आपको डार्क और ब्राइट स्ट्रेट लाइन शेप में नजर आएगा। डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, बैंड बनेंगे, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। तो यू विल सी द बैंड्स अगर स्लिट है। और अगर स्लिट की बजाय पिन होल है तो स्ट्रेट लाइन शेप में नहीं आएगी, पिन होल होगा। तो ये जो डार्क पॉइंट है ये पूरे सर्कल में डार्क होगा, तो यू विल गेट अ डार्क रिंग। ये जो ब्राइटनेस है ये पूरे सर्कल में रहेगी, यू विल गेट अ ब्राइट रिंग। तो स्लिट है तो यू विल गेट बैंड्स, पिन होल है तो यू विल गेट रिंग्स इन द पैटर्न। और अगर पिन होल के साथ एक्सपेरिमेंट होता है तो यहां 1.22 फॉर्मूले में और आता है। कैसे आता है? डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स, बस ये याद रखना है 1.22 और आ जाता है। ठीक है, यही चीज अब मैं लिखने जा रहा हूं, आप इसको नोट रख करिए और याद रखना है। ऑलराइट, तो अगर एक पिन होल है, पिन होल यानी सर्कुलर अपर्चर में से हम पैरेलल लाइट को पास करवाते हैं। छोटा होल होना चाहिए, छोटा होल यानी छोटा ऑब्स्टैकल होना चाहिए। तो छोटे ऑब्स्टैकल में से जब लाइट वेव्स गुजरेंगी तो लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन हो जाएगा, और स्क्रीन जब आप रखोगे तो यू विल सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो अगर एक सर्कुलर अपर्चर में से हम एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, यानी एक पिन होल में से पैरेलल लाइट रेस को पास करते हैं, तो जो एंगुलर पोजीशन होगी nth मिनिमम, और ये जो nth मिनिमम मैंने लिखा है, सर्कुलर अपर्चर के केस में जो मिनिमम होगा वो डार्क रिंग होगा और जो मैक्सिमम होगा वो ब्राइट रिंग होगा।
तो जिसे मैं nth मिनिमम कह रहा हूं उसे आप nth डार्क रिंग कह सकते हो। बिल्कुल सही बात है, nth मिनिमम बोला जाए या nth डार्क रिंग बोला जाए, दे आर सेम। तो जो एंगुलर पोजीशन है उसका एक्सप्रेशन क्या है? जब स्लिट थी तो एंगुलर पोजीशन का एक्सप्रेशन ये लिखा था, आई होप आपको याद होगा, n लैम्डा बाई a, और जब सर्कुलर अपर्चर है तो इसमें 1.22 मल्टीप्लाई रहता है। दैट्स व्हाट इट इज। लीनियर पोजीशन के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो nth डार्क का लीनियर एक्सप्रेशन, nth डार्क का, तो जब स्लिट थी तो एक्सप्रेशन वाज n इंटू डी लैम्डा बाई a, और यहां पे 1.22 और आ जाएगा। तो सिंपल है, अगर पिन होल है और पिन होल का डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है तो बस 1.22 मल्टीप्लाई कर देना है स्लिट वाले एक्सप्रेशंस में। एंड अगेन ये मिनिमम के लिए बात हो रही है, तो nth मिनिमम की लीनियर पोजीशन मतलब nth डार्क रिंग का रेडियस भी कह सकते हो आप इसे। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें n को जीरो नहीं लेना है आपको, n नॉट इक्वल टू जीरो। n की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और यहां पे माइनस भी नहीं लेना है क्योंकि रेडियस बता रहे हो, तो रेडियस को पॉजिटिव डिनोट करोगे। ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा सर्कल है तो ऊपर भी होगा उतनी ही दूर, नीचे भी होगा उतनी ही दूर, तो माइनस कहने की जरूरत यहां नहीं है। तो n की वैल्यू 1 2 3, आप इंटीजर कोई भी ले लीजिए। अगर थर्ड मिनिमम चाहिए यानी थर्ड डार्क रिंग का रेडियस चाहिए तो 3 डालेंगे, और n इक्वल टू 0 विल करस्पॉन्ड टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, या सेंट्रल ब्राइट रिंग कह दो, सेंट्रल ब्राइट डिस्क कहना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो नोट कर लीजिए इस पूरी चीज को। अगर पिन होल के सामने हमने लेंस लगा दिया, कन्वर्जिंग लेंस, और स्क्रीन को फोकल प्लेन में रखा है, तो आप जानते हो क्या करना है, कैपिटल डी की जगह एफ लिखना है। तो मैं वो चीज दोबारा नहीं लिखूंगा। अगर आगे लेंस है, होल के जस्ट आगे लेंस है, तो कैपिटल डी की जगह एफ लिखना है, दैट्स इट। तो वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ऑलराइट बच्चों, नाउ आई वांट यू टू नोटिस समथिंग। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, स्लिट मान लो, अगर स्लिट की बजाय पिन होल है तो 1.22 फॉर्मूले में और रहता है, दैट आई हैव जस्ट टॉट यू। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है इसकी पोजीशन है 0, ओरिजिन पर है, एंगुलर पोजीशन भी 0 है। ये जो पहला वाला मिनिमम है, ये जो पहला वाला मिनिमम है, तो nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n d लैम्डा बाई a, यही है ना फॉर्मूला। अब तो याद भी हो गया होगा, इतनी बार मैं बोल चुका हूं। तो ये जो पहला मिनिमम है तो n की वैल्यू 1 डालेंगे, तो दिस पोजीशन इज d लैम्डा बाई a पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव d लैम्डा बाई a। इसी तरह दूसरे मिनिमम की पोजीशन है 2d लैम्डा बाई a पॉजिटिव, और नीचे की तरफ माइनस 2d लैम्डा बाई a। तीसरे मिनिमम की पोजीशन है 3d लैम्डा बाई a पॉजिटिव, और नीचे की तरफ माइनस 3d लैम्डा बाई a। ये मिनिमम की पोजीशन है, और मिनिमम के बीच में मैक्सिमम आएंगे। आई वांट यू टू नोटिस समथिंग, ये जो मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम है ये? पहला सेकेंडरी मैक्सिमम, इसकी चौड़ाई क्या है? तो मिनिमम से मिनिमम तक देखेंगे तो इसकी चौड़ाई मानी जाएगी वो, तो d लैम्डा बाई a से 2d लैम्डा बाई a, तो इसकी चौड़ाई हो गई इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि d लैम्डा बाई a बना। दूसरे वाला सेकेंडरी मैक्सिमम की चौड़ाई है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज अगेन d लैम्डा बाई a। इसी तरह नीचे वाले जो सेकेंडरी मैक्सिमम है, तो जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमम है सभी की जो विड्थ है, चौड़ाई है,
वो डी लैम्डा बाई ए ही है। जबकि ध्यान दीजिए ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है इसकी चौड़ाई ओरिजिन से डी लैम्डा बाई ए ऊपर और डी लैम्डा बाई ए नीचे, तो सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ है दैट इज 2 डी लैम्डा बाई ए। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें सेंट्रल मैक्सिमम की जो चौड़ाई है वो सेकेंडरी मैक्सिमम से डबल आती है, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी जो विड्थ है वो सेकेंडरी मैक्सिमम की विड्थ से डबल है। आई वॉन्टेड यू टू नोटिस दिस, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, मैक्सिमम की बजाय मैं मैक्सिमा लिख रहा हूं, इज डी लैम्डा बाई ए। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम को हम प्रिंसिपल मैक्सिमम भी कहते हैं, इज 2 डी लैम्डा बाई ए। तो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, in diffraction central maximum is of double width than secondary maxima। सेकेंडरी मैक्सिमा के मुकाबले सेंट्रल मैक्सिमम की दुगनी चौड़ाई आती है, ठीक है। तो ये डबल चौड़ाई है, सेकेंडरी जो मैक्सिमम है उनसे ये डबल चौड़ा रहता है। तो ये ध्यान देना है, दिमाग में रखना है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये एक फर्क है, वैसे तो बहुत सारे फर्क है, एक फर्क तो आपको ये दिख रहा है, इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमम बराबर इंटेंसिटी के रहते थे, याद ही होगा, सारे जो मैक्सिमम है बराबर इंटेंसिटी के थे। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमम हाईएस्ट इंटेंसिटी में है और बाकी के जो मैक्सिमम है उनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डाउन होती जाती है, सेकेंडरी मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो ये भी एक और डिफरेंस है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो जो पहला मेन डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी के आ रहे थे YDSC वाले एक्सपेरिमेंट में, जबकि ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमम से कम है और जैसे जैसे हम आगे वाले सेकेंडरी मैक्सिमम पे जाते हैं इंटेंसिटी और कम होती जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमम, चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमम हो चाहे कोई और मैक्सिमम हो, इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमम सेम विड्थ के थे, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम डबल विड्थ का है, बाकी सेकेंडरी मैक्सिमम की विड्थ इससे आधी है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम में जो मैंने पोजीशंस लिखी हैं उस पोजीशंस को नोट करिए और ये जो मैंने समझाया है इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। डिफ्रैक्शन की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में बस इतना ही प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगले सेशन में हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। फिलहाल आज के सेशन को मैं ही खत्म कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।